स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कल वाले कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। सवाल में लिखा हुआ है निम्न का ग्राफ कैसा होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, तो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला आपके पास 5x - 4y + 8 = 0 एंड दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। चलिए इसे देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कुछ बात मैं पहले याद दिला देना चाहता हूँ। चलिए देखिए, कल आप लोगों ने पढ़ा था कि जब हमारा अनुपात इस तरीके का होता है a1/a2 ≠ b1/b2, तो इसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होता है और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। जब पहला दो बराबर हो, लास्ट वाला बराबर ना हो तो समांतर हो जाता है, और जब तीनों बराबर हो जाता है तो ये समपाती हो जाता है। ऑलराइट, तो इसी बेसिस पर हम लोगों को भी काम करना है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ ये इक्वेशन हमारा ऑलरेडी अरेंज में है, अर्थात इधर 0 आया हुआ है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग सभी को बारी बारी से चेक करेंगे। तो x के पीछे वाला a1 होता है और नीचे का x के पीछे वाला a2 होता है। तो हम लोग पहले निकालेंगे a1/a2। तो आप देखिए इसका मान आ रहा है 5/7। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अब दूसरा में हम लोग फिर नीचे निकालेंगे b1/b2। चलिए देखते हैं b1/b2 कितना आता है। यहाँ देखिए -4 है और यहाँ 6 है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे -4/6। कैंसिल करेंगे तो -2/3। ऑलराइट, तो आप यहीं पर देख सकते हैं कि 5/7 -2/3 के बराबर नहीं है। यदि ये दोनों बराबर आता है तो सी पर चेक करते हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमारा देखिए ये पहला वाला कंडीशन लग जाएगा, ये वाला कंडीशन a1/a2 ≠ b1/b2। और इस केस में आपको पता है कि ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर अब कंडीशन लिखेंगे। यहाँ लिखना है आपको देयरफॉर a1/a2 ≠ b1/b2। इसलिए ग्राफ कैसा होगा, इसमें ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, ग्राफ प्रतिच्छेदी है। तो ये हमारा, हम लोग पहले कंडीशन चेक करते हैं, जो कंडीशन सेटिस्फाई होता है उसी के अनुसार से हम लोग ग्राफ को लेते हैं। चलिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 9x + 3y = 12 और नेक्स्ट है 18x + 6y = 24। तो यहाँ भी क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी अरेंज है। अब हम लोगों का काम है इसमें अनुपात ज्ञात करना। चलिए तो हम लोग पहले निकालते हैं। पहले निकालेंगे हम लोग a1/a2। तो आप देखिए a1/a2 का मान 9/18 हो जाएगा, 9/18 कटाएंगे तो 1/2। इसी तरीके से फिर हम लोग निकालेंगे b1/b2। देखिए b1/b2 का मतलब 3/6 हो जाएगा, तो 3/6 इसे भी कटा के 1/2। और इसी तरीके से चूँकि ये दोनों बराबर आ गया तो अब c भी निकालना है। तो अब हम लोग निकालेंगे c1/c2। तो देखिए 12/24 कटा के फिर से ये हो जाएगा 1/2। तो फाइनल स्टेटमेंट हम ये बोल सकते हैं कि तीनों मेरा बराबर आया है, इसलिए a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और ये भी बराबर हो गया c1/c2। और इस केस में स्टूडेंट सभी को पता है कि इसमें जो है जब सभी बराबर होता है तो इसका समपाती होता है, अर्थात यह अपरिमित रूप से अनेकल होता है। तो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं इसका ग्राफ जो है फाइनली कैसा बनेगा, समपाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। चलिए इस सवाल को देखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये भी हमारा अरेंज है और इसमें भी आपको यही बताना है कि ये ग्राफ इसका कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग a1/a2 निकालेंगे। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स a1 का मान 6 और a2 का मान 2, तो 6/2 कटा के 3 आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग b1/b2 निकालेंगे। इसका मान आप देख सकते हैं यहाँ से -3/-1, नीचे सिर्फ y था तो 1 था, माइनस माइनस कटा देंगे तो यह बच जाएगा 3। चूँकि ये दोनों बराबर हो गया इसीलिए c1/c2 भी निकालेंगे।
यदि बराबर नहीं होता तो डायरेक्ट हमारा केस बनता कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, लेकिन यहाँ पर बराबर हो गया। चलिए तो अब देखते हैं इसमें, ये 10 है और ये 9 है, तो C1/C2 का मान हो जाएगा स्टूडेंट 10/9। तो आप देख रहे हैं कि 2 बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो फाइनली हम लोग कंडीशन लिखेंगे देयरफॉर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और सभी को पता है कि ऐसे केस में ग्राफ जो है समांतर होता है, तो इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, समांतर है। तो आपको बेसिकली ये सभी चीज़ जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो इस वाले फॉर्मेट पर सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको कल बताया गया था कि सभी को याद कर लेना है। तो ये वाला देख सकते हैं, इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि संपाती होता है, लेकिन जब 2 बराबर है और 1 बराबर नहीं है तो वह समांतर हो जाता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न संगत है या असंगत। तो स्टूडेंट सभी को मालूम है कि संगत और असंगत को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जब समीकरणों का हल होता है तो संगत बोलते हैं, और जब नहीं होता है तो असंगत बोलते हैं। जैसे आप लोग एक बार यहाँ पर ध्यान दे दें, तो इसमें जैसे आपको बताया गया है कि जैसे अद्वितीय हल, चूँकि यहाँ हल निकल रहा है इसलिए यह संगत है। केवल कोई हल नहीं वाला में असंगत होता है, और अपरिमित रूप से अनेक हल है तो संगत है। मतलब यदि हल है, यहाँ भी हल है, यहाँ भी हल है, तो वह संगत होगा, और हल नहीं है तो वह असंगत होगा। तो आप बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी और संपाती वाले केस में संगत मिल रहा है, और जो समांतर वाला केस है उसमें असंगत मिल रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, इसमें एक और बात ध्यान देंगे कि इसमें C जो है हमारा राइट साइड में है, तो आप चाहें तो इसे पीछे भेज के 0 कर सकते हैं, या चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्यों? कारण ये है कि आप जिधर भी C ले रहे हैं दोनों एक ही तरफ होना चाहिए। यदि 0 के मतलब इक्वल के राइट साइड है तो वह हमेशा दोनों C राइट साइड का लेंगे, या इक्वल के जो है लेफ़्ट साइड में है तो दोनों C लेफ़्ट में होना चाहिए। चूँकि यहाँ दोनों राइट में है तो हम लोग C ले सकते हैं, लेकिन यदि एक लेफ़्ट में एक राइट में होता तो आपको दोनों को एक तरफ करना पड़ता, फिर हम लोग उसे सॉल्व करते। तो चलिए इसे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोगों को रेशियो निकालना है A1/A2। सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। पहले हम लोग निकालेंगे A1/A2। तो यहाँ देख सकते हैं A1/A2 का वैल्यू 3/2 है। B1/B2 निकालते हैं, तो इसका वैल्यू देखिए स्टूडेंट 2/-3, 2/-3। तो यहीं आपको पता चल रहा है ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग कंडीशन डालेंगे देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब नॉट इक्वल टू होता है तो पहले हम लोग ग्राफ लिख देंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। आपको ये भी सभी चीज़ लिखिए तो और अच्छा है। प्रतिच्छेदी में केवल एक हल होता है, इसमें कितने हल होता है, एक हल होता है। और केवल एक हल वाले केस में चूँकि हल है इसीलिए यह कैसा होगा, संगत होगा। तो फाइनली हम लोग लिख देंगे यह हमारा कैसा आने वाला है, संगत। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसी पर। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो इसमें भी आप देखिए C एक ही तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप C1/C2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग पहला काम करेंगे, A1 बाय क्या निकालेंगे, A2। तो इसका मान देखते हैं 2/4 कैंसिल होगा तो ये वैल्यू जो है हमारा आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से अब हम लोग क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, B1/B2। अब देखिए B1 में -3/-6 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी 1/2 आ जाएगा। चूँकि ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग C1/C2 भी निकालेंगे। C एक ही तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यदि पीछे भी भेजते हैं तो -8/-9 कट के 8/9 ही आता, और ऐसे भी लेंगे तो कट के जो है 8/9 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला 2 बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो कंडीशन लिखना है यहाँ कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और सभी को पता है ऐसे कंडीशन में ग्राफ
कैसा होता है स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा होगा समांतर, और समांतर में आपको पता है कोई हल नहीं, समांतर में कोई हल नहीं होता है। अब खुद सोचिए, हल नहीं है तो संगत है या असंगत, तो ऑब्वियस है यह असंगत होगा। चलिए ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट पर आते हैं, x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो इसमें भी आपको बताना है संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली a1 बाय पहले क्या निकालते हैं a2। यहाँ भी आप देख सकते हैं c एक ही तरफ है तो कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे 3/2, और देखिए a2 नीचे आएगा 9, तो 9 इसी के साथ गुना हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए इसे कटा सकते हैं हम लोग, 3 से 9 को कटाते हैं तो 3 बार में, ऊपर एक बार में, तो फाइनली बचा 1/6। इसी तरीके से हम लोग b1 बाय b2 निकालेंगे। b1 बाय b2 का मान देखिए, तो ऊपर हो गया 5/3 गुना ये b2 है नीचे, तो नीचे -10 चला जाएगा, -10। इसे कटा सकते हैं 5 से 10 को 2 बार में, ऊपर एक बार में, तो फाइनली बचेगा ऊपर 1 नीचे -6। माइनस को ऊपर भेज सकते हैं तो -1/6। तो आप यहीं देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है, तो c निकालने का काम नहीं है। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ऐसे केस में आप थोड़ा बातें याद कीजिए, क्या है इस केस में ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट, तो प्रतिच्छेदी होता है। यदि ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा तो एक स्थान पर काट रहा है, इसलिए केवल एक हल होगा, एक हल या केवल एक हल जो भी लिखिए। चूँकि हल आ रहा है तो यह संगत है या असंगत है, तो ऑब्वियस है यह हमारा हो गया संगत, ये आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि c एक ही तरफ है, दोनों जो है राइट साइड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग निकालेंगे a1/a2। तो आप देखिए 4/3 और बाई 2, तो 4/3 और ये जो बाई 2 आएगा वो इसी के साथ गुना हो जाता है। तो आप 2 से 4 को कटा सकते हैं 2 बार में, तो इसका मान आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स b1/b2। तो आप अब देखिए b1/b2 का मान क्या आने जा रहा है, 2/3 आ जाएगा या सीधा। चूँकि ये दोनों बराबर आ गया तो हम लोग अब निकालेंगे c1/c2। तो अब देखते हैं c1/c2 8/12 है, तो c1/c2 का मान हम लोग बैठाएंगे 8/12, 4 से कटा सकते हैं 2 बार में और 4 से 3 बार में, तो यह हो जाता है 2/3। तो आपने देखा कि तीनों का मान हमारा 2/3 आ रहा है। ठीक है, तीनों का मान कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 2/3। तो कंडीशन लिखेंगे फाइनली, देयरफॉर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो गया c1/c2। तो आप पहले याद कीजिए, इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ है वो होता है संपाती। ग्राफ संपाती हो गया, संपाती होने के बाद इसका अनेक हल होगा, या आप पूरा लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। चूँकि हल आ रहा है तो यह कैसा होगा, संगत होगा। जिसका हल आता है वो संगत, और जिसका हल नहीं निकले वो असंगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट है p के किस मान के लिए निम्न का अद्वितीय हल है। तो p का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए इसका अद्वितीय हल है। स्टूडेंट्स आपको पता है अद्वितीय हल का मतलब ही जो है केवल एक हल होता है। अद्वितीय का मतलब ही हुआ यूनिक, अर्थात केवल एक हल। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, आप पहले देखिए इसमें c एक ही तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग इसका। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ है उसके लिए कंडीशन लिखना है। तो हम लोग अभी अद्वितीय हल के लिए कंडीशन लिखेंगे पहले। तो सॉल्यूशन में इसका लिखेंगे हम लोग कि अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए स्टूडेंट्स कंडीशन आपको मालूम है। अद्वितीय हल का कंडीशन होता है पहला वाला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब हम लोग इसी कंडीशन पर वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। तो आप देखिए a1 का मान, a1/a2 का मान 4/2 आ जाएगा, तो इम्प्लाई देंगे, इसे लिखेंगे 4/2 नॉट इक्वल टू, देखिए यहाँ इक्वल नहीं नॉट इक्वल चल रहा है, और b1/b2 का मान देखिए p/2 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे p/2। तो जैसे इक्वल में हम लोग दोनों तरफ भाग में रहता है तो कटा सकते हैं, वैसे नॉट इक्वल में भी कटा सकते हैं। तो 2 2 कट जाएगा,
तो P नॉट इक्वल टू 4 हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका P नॉट इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हुआ यदि P का मान 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा का मतलब 4 को छोड़ के कुछ भी होगा, तो इस समीकरण का जो है अद्वितीय हल होगा। तो इसका आंसर यही लिखाएगा P नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि अद्वितीय हल में यही कंडीशन लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है के किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो यहाँ एक दो समीकरण दिया हुआ है, इसमें कुछ में के लगा हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है के का किस मान के लिए कोई हल नहीं है। तो आपको ऑब्वियस है यहाँ पर कंडीशन कोई हल नहीं वाला लिखना है, और कोई हल नहीं वाला कंडीशन आपको याद होगा समांतर वाला होता है, जिसमें पहला दो बराबर और लास्ट वाला नॉट इक्वल टू होता है। तो ये पहले देखिए कि इसमें भी सी उसी तरफ है और यहाँ भी सी उसी तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरफ है सी, और वाई के साथ ये है हमारा, एक्स के साथ ये पूरा है, और ये पूरा पोर्शन सी वाला है। तो अब हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए। तो आपको पता है जब कोई हल ना हो तो इसके लिए कंडीशन हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग इसके लिए कंडीशन लगाते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपको मालूम है कोई हल नहीं के लिए ये कंडीशन है। आपको कंडीशंस अच्छे तरीके से याद रखने हैं, तभी आप इसे कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग इस पर वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। तो a1/a2 का वैल्यू यहाँ से देखिए 3/2k-1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/2k-1 इक्वल टू b1/b2 का वैल्यू देखिए, यहाँ y के पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 1/k-1 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 1/k-1, और नॉट इक्वल टू c1/c2 का मान देखिए 1/2k+1, 1/2k+1। और राइट स्टूडेंट्स, अब चूँकि आप देख सकते हैं कि c1/c2 तो नॉट इक्वल में है, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे, केवल पहला दो को लेके आगे बढ़ेंगे। तो पहला दो को लिखते हैं 3/2k-1 इक्वल टू हो जाएगा 1/k-1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3 जब k-1 से गुना होगा तो 3k-3 होगा, 1 जब 2k-1 से गुना होगा तो 2k-1 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3k-2k इक्वल टू -1 + 3। और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए k इक्वल टू हो जाएगा 2, k का मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। चलिए तो इस तरीके से k का फाइनल मान 2 आया है, और आप देख सकते हैं कि जब 2 जो है डालेंगे इस पर तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ये जो कंडीशन है ये हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, इसीलिए आंसर हुआ k इक्वल टू 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, k के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ कंडीशन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं c एक ही तरफ है, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमारा ये था कि किस मान के लिए जो है अपरिमित रूप से अनेक हल है, और kx + 3y - k-3 इक्वल टू 0 और 12x + ky - k इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, किसके लिए निकालना है स्टूडेंट्स, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, या सीधे लिखते हैं हम लोग अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए। तो अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होता है, ध्यान दीजिए। अनेक हल का सीधा सा कंडीशन है कि तीनों हमारा बराबर होना चाहिए, तो हम लोग वो कंडीशन लिखेंगे a1/a2 वो बराबर होना चाहिए b1/b2, और वो भी बराबर होना चाहिए c1/c2। चलिए सबका मान बैठाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर, आप कॉपी पर देखिए k/12 हो जाएगा a1/a2, b1/b2 देखिए 3/k हो जाएगा, और c1/c2 देखेंगे तो -k-3/-k आप देख सकते हैं सी वाले में माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ हम लोगों ने माइनस के साथ लिखा। चूँकि ऊपर नीचे माइनस है तो ये कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ तीन चीज़ बराबर है, तो हम लोग पहले
किसी दो को बराबर करेंगे, फिर नेक्स्ट में किसी दो को बराबर करेंगे। चलिए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले जो है हम लोग फर्स्ट वाले को दो को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वेन, तो वेन k/12 इक्वल टू 3/k, तो इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो k² हो जाएगा इक्वल टू 36 हो जाएगा। k फ्री करेंगे तो उधर जाके रूट में आ जाएगा 36, और रूट जब भी आता है प्लस और माइनस में आता है, तो k का मान हो जाएगा अपना ±6। चलिए ठीक है, k क्लियर है, k का मान हो गया ±6। अब जो है ये फर्स्ट कंडीशन से हुआ। अब दूसरा कोई दो को और लेना है, क्योंकि यहाँ दो मान आ रहा है +6 और -6। अब किसी दो को ले लेते हैं। चलिए, तो हम लोग अभी ले लेते हैं फिलहाल हम लोग लास्ट 2 को ले लेते हैं। अंतिम दो वाला जो है लेंगे तो 3/k इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे वेन 3/k इक्वल टू k-3/k, 3/k इक्वल टू k-3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आप आसानी से देख सकते हैं 3k इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास k² - 3k। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो इधर 0 कर देते हैं, k² - 3k और फिर -3k हो जाएगा। इसे हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, k² - 6k इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे k कॉमन आ जाएगा, k कॉमन निकल जाएगा तो k - 6 बचेगा बराबर 0। एक बार जब आप k को 0 करेंगे तो k का मान तो 0 ही मिल जाएगा, और आप एक बार जब k - 6 को 0 करेंगे तो k का मान हमारे पास 6 आ जाएगा। तो देखिए, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि दो कंडीशन थे आपके पास। एक कंडीशन में आपका k का मान आया है ±6, एक कंडीशन में k का मान आया है 0 और 6। तो दोनों में कॉमन मान क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ मान +6 हुआ। इधर भी एक +6 वाला है और इधर ±6 है तो +6 है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू +6 है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों में k का कॉमन वैल्यू, कॉमन को हिंदी में स्टूडेंट जो है उभयनिष्ठ लिख सकते हैं, कॉमन वैल्यू 6 है। तो हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि k का मान जो है हमारे लिए 6 है। ये हमारा आंसर हुआ। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास a का ऐसा मान ज्ञात करना है ताकि जो हमारे पास क्वेश्चन है 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7 का पहला है अद्वितीय हल हो, दूसरा है कोई हल ना हो और तीसरा है अनेक हल हो। तो आपको इसमें बेसिकली ये ज्ञात करना है a का वैसा मान ताकि ये दो इक्वेशन के लिए अद्वितीय हल, कोई हल नहीं और अनेक हल हो। पहला बात देखिए, दोनों में c का पोजीशन सही है। हम लोग सॉल्यूशन में पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट्स। पहला हमारा जो इक्वेशन है वो है 2x + ay = 1 और जो है दूसरा इक्वेशन है वो है हमारा 3x - 5y = 7। चलिए पहला हम लोग एक नंबर अद्वितीय हल के लिए आते हैं। तो आपको पता है अद्वितीय हल में क्या होता है। एक नंबर पर आइए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन सभी को मालूम है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2। चलिए अब देखिए, इसमें a1 का मान हमारा हुआ 2 और a2 हो गया 3, तो 2/3 हो जाएगा और इधर a/-5 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 2/3 नॉट इक्वल टू a/-5। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, नॉट इक्वल टू में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3a नॉट इक्वल टू हो जाएगा -10, और जब हम लोग a सॉल्व करेंगे तो a नॉट इक्वल टू आएगा -10/3। तो पहले केस में a का यह मान हुआ हमारा आंसर। चलिए अब दूसरा देखिए स्टूडेंट, दूसरा में पूछ रहा है कोई हल ना हो।
तो सेकंड के लिए आते हैं। कोई हल नहीं, इसके लिए कंडीशन सभी को याद होना चाहिए। कोई हल नहीं के लिए सीधा सा कंडीशन है कि पहला दो बराबर होता है और तीसरा वाला बराबर नहीं होता है। a1/a2 इक्वल टू हो जाता है b1/b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1/c2। चलिए तो इसका मान बैठाते हैं, आप लोग पीछे देख सकते हैं। इसका मान हो गया हमारे पास 2/3। b1/b2 का मान अभी आपने देखा कि a/-5 था और ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा c1/c2 यानी 1/7 के। तो अब वैल्यूज़ के हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको पता है कि ऐसे करने के लिए सीधा सा हिसाब है कि हम लोग पहला दो को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि जो नॉट इक्वल वाला है उसके इसको हटा देते हैं। 2/3 इक्वल टू a/-5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a इक्वल टू -10 हो गया और a का वैल्यू हो जाता है -10/3। तो यही हमारा आंसर भी है दूसरे नंबर के लिए। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं, जब a 10/3 9 हो तब इसका अद्वितीय हल होगा, और जब a 10/3 हो जाए -10/3 हो जाए तब इसका कोई हल नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग अनेक हल के लिए। 3 नंबर पर 3 नंबर है हमारा अनेक हल। अनेक हल में सीधा सा कंडीशन है सभी इक्वल, तो a1/a2 इक्वल टू हो जाता है इसमें b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। चलिए सबका मान बैठाते हैं। अभी आपने देख चुका है कि इसका 2/3 हो गया, इसका a/-5 और इसका 1/7। तो अब हम लोग इसमें चूँकि तीनों बराबर है तो दो केस लेंगे। 2/3 बराबर है a/-5 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3a इक्वल टू -10 हो जाएगा और a का वैल्यू -10/3 आएगा। लेकिन जब हम लोग जैसे अभी हमने पहला दो को बराबर किया तो मेरा -10/3 आया। अब हम लास्ट दो को बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन a/-5 इक्वल टू 1/7। तो आप आसानी से देख सकते हैं, a सॉल्व करेंगे तो -5 इधर भाग में उधर जाके गुना होगा, तो -5/7। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दो केस में अलग अलग मान आया। क्या a का कोई कॉमन मान है? a का मान इस तरफ जो है हमारा बता रहा है -10/3 और इस तरफ बता रहा है -5/7। तो a का कोई कॉमन मान नहीं है, तो इससे पता चला कि a का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए इसका अनेक हल हो। तो यहाँ लिख देंगे a का कोई कॉमन वैल्यू या हिंदी में उभयनिष्ठ मान लिख सकते हैं, कॉमन वैल्यू नहीं है। और कॉमन वैल्यू नहीं है इसलिए a का कोई ऐसा मान नहीं है जिससे इसका हल कैसा हो स्टूडेंट्स, जिससे इसका अनेक हल हो। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब हुआ कि a का ऐसा कोई भी मान ही नहीं है जिसके लिए इसका अनेक हल होगा, जबकि कोई हल नहीं के लिए a का मान -10/3 था और अद्वितीय हल के लिए a का मान -10/3 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, और लेकिन अनेक हल के लिए a का कोई मान नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में भी लगभग वैसा ही है आपके पास वैल्यूज़, तो यहाँ भी आपको यही करना है, p का मान निकालना है। जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है px + 2y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 3x + y = 1। इसके लिए अद्वितीय हल के लिए, कोई हल नहीं के लिए और अनेक हल के लिए, सभी के लिए p का मान निकालना है। तो चलिए इसमें आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पर पहले लेंगे और सबसे पहला काम है हम लोग इक्वेशन को अद्वितीय हल के लिए देख रहे हैं, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। a1/a2 का मान देखिए p/3 और इसका 2/1 हो जाएगा। यहाँ y के पीछे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे p/3 इक्वल टू 2/1 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू 2/1 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला का आंसर हो गया, यानी p का मान जब 6 नहीं होगा तो इसका अद्वितीय हल होगा। चलिए दूसरे पर आते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा है हमारा कोई हल नहीं।
दूसरा है कोई हल नहीं। तो इसके लिए देखते हैं, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन याद हो चुका होगा सभी को। कोई हल नहीं के लिए पहला दो बराबर होता है और तीसरा वाला बराबर नहीं होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, देखिए a1/a2 का वैल्यू आपने देखा अभी p/3 था और b1/b2 का वैल्यू 2/1 और c1 नॉट इक्वल टू है। तो हम लोग लास्ट वाला को हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा p/3 इक्वल टू 2/1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p का मान आ जाएगा 6। तो p का मान जब 6 होगा तो इसके लिए जो है कोई हल नहीं होगा। अब आते हैं तीसरा में है अनेक हल के लिए। अनेक हल में सभी बराबर होते हैं इसके कंडीशन में। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2। a1/a2 का वैल्यू देखिए तो यह हो जाएगा p/3, ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा 5/1। तो चूँकि यहाँ तीनों बराबर है तो दो केस लगाना होगा। व्हेन p/3 को हम लोग 2/1 के इक्वल करेंगे तो p का मान हमारे पास आएगा 6। और एक और केस, जब हम लोग p/3 को 5/1 के बराबर करें, p/3 को जब हम लोग 5/1 के इक्वल करेंगे तो p का मान हमारा आएगा 15। तो यहाँ भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या कोई कॉमन वैल्यू है? तो आप देखेंगे यहाँ कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। तो इसमें लिखेंगे, इसलिए p का कोई कॉमन वैल्यू नहीं है। कॉमन वैल्यू नहीं होने का मतलब हुआ कि इसके p का ऐसा कोई मान नहीं होगा जिसके लिए अनेक हल हो। तो p का ऐसा कोई मान नहीं है ताकि अनेक हल हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी का ऐसा मान ज्ञात करें ताकि अनेक हल हो। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, दो समीकरण दिया है। पहला 2x + 3y = 7 और दूसरा a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो इन समीकरणों के लिए आपको अनेक हल के लिए a भी निकालना है और b भी निकालना है। तो सीधा सा हिसाब है कि पहले अनेक हल का हम लोग कंडीशन लिखेंगे। सॉल्यूशन पर आइए स्टूडेंट्स, और यहाँ भी देख सकते हैं c एक ही तरफ है, 7 उधर है और यहाँ भी c वाला पोर्शन इधर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कंडीशन होता है अनेक हल के लिए, कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और जो है इक्वल टू c1/c2। अभी आप लोग देख चुके हैं। तो इसमें देखिए पहला 2/a - b हो जाएगा, 2/a - b इक्वल टू b1/b2 के लिए 3/a + b हो जाएगा और इक्वल टू c1/c2 का वैल्यू देखिए 7/3a + b - 2, 7/3a + b - 2। तो यहाँ भी देख रहे हैं आप, तीन चीज़ बराबर है। तो पहले हम लोग कोई दो को इक्वल करेंगे और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो इसमें सबसे पहला व्हेन करते हैं। व्हेन जब हम लोग पहला दो को इक्वल करते हैं, तो पहला दो है हमारा 2/a - b बराबर 3/a + b। तो इससे क्या कंडीशन मिलेगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 2b इक्वल टू 3a - 3b। अब हम लोग इधर 0 कर देते हैं, 3a - 3b और +2a को उधर ले जाएंगे -2a और +2b इधर ले आएंगे -2b। तो यहाँ देखिए 3a में 2a घटाएंगे तो a बचेगा और -3b -2b तो हो जाएगा -5b इक्वल टू 0। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ये पहला दो को इक्वल करने से आया। अब आप चाहें तो पहले वाले को तीसरे के इक्वल कर सकते हैं या दूसरे वाले को तीसरे के इक्वल करके दूसरा चीज़ निकाल सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं व्हेन। चलिए, फिलहाल हम लोग अभी दूसरे वाले को तीसरे वाले के इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ 3/a + b है, 3/a + b इक्वल टू है हमारे पास 7/3a + b - 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम लोग, तो ये हो जाएगा देखिए 9a + 3b
-6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। 9a में 7a ला के घटाएंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं 2a हो गया। 3b में 7b ला के घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4b, और -6 उधर भेज देंगे तो +6। इधर से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो a माइनस 2b इक्वल टू हो जाएगा 3, और सॉरी इक्वल टू 6 है, और जब हम लोग इसे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरीके से a माइनस 2b इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आपको बताया गया जनरली हम लोग जो है इस वाले से मतलब विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं। तो पहला समीकरण है a माइनस 5b इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस 5b इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण देखिए a माइनस 2b इक्वल टू 3, तो a माइनस 2b इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं a तो सेम ही है और साइन सेम है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यदि कॉफिशिएंट अलग अलग होता तो गुना करते, लेकिन यहाँ तो सेम ही है। चलिए सब्ट्रैक्ट में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। 5 माइनस 5b में प्लस 2b जोड़ेंगे तो -3b आएगा। 0 - 3 हो जाएगा, और आप b फ्री करेंगे तो -3 अपॉन -3 कैंसिल होकर यह 1 हो जाएगा। तो b का मान 1 हो गया। अब b का मान किसी भी समीकरण में बैठा देते हैं, तो फ्रॉम 1 ले लेते हैं। फ्रॉम 1 a माइनस 5b इक्वल टू हमारे पास 0 था और b का मान 1 आया हुआ है, तो a माइनस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो a माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और फाइनली a का मान हमारा हो गया 5। तो आंसर हमारा हुआ कि a का मान 5 है और b का मान 1 है। यह हमारा आंसर हुआ, और इस दोनों मान के लिए इसका अनेक हल होगा। चलिए आज के लिए स्टूडेंट्स यहाँ तक रखते हैं हम लोग।